शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने सामने एक मैप देख रहे हैं, तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो हम विद दी हेल्प ऑफ मैप करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम भौतिक विभाजन पढ़ें, तो दोस्तों भारत का जल क्षेत्र देख लेते हैं। तो जो भारत का जल क्षेत्र है वो समुद्र में कहाँ तक है, कितनी दूरी तक है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि भारत का जल क्षेत्र है, हमारे भारत जो है वो समुद्र किनारे है। ऐसे ही और भी देश जो समुद्र किनारे हैं, तो उनके लिए जो समुद्र का हिस्सा है, समुद्र का पानी है या समुद्र की कितनी दूरी तक जो यूज कर सकते हैं देश, जैसे हमारा भारत है, हमारा भारत कुछ इस टाइप से है। तो इस तरफ क्या है, सागर है, समुद्र है। इधर क्या है भी, अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर है। तो ये जो समुद्र है, इस समुद्र का कितना हिस्सा भारत यूज कर सकता है, या किसी भी देश के पास में अगर समुद्र है तो उस समुद्र का कितनी दूरी तक का हिस्सा वो देश यूज कर सकता है, और पूरा संपूर्ण अधिकार है कितनी दूरी तक, और कितनी दूरी तक वो रिसर्च कर सकता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों भारत का जैसे जल क्षेत्र है, ऐसे किसी भी देश का जल क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए, समुद्री क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए एक कानून संधि हुई थी, एक संस्था बनाई गई जो कि 1982 में बनाई गई थी, UNCLOS अनक्लोज, UN क्लोज भी कह सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, संयुक्त राष्ट्र समुद्री संधि बनाई गई थी, जो कि ये निर्धारित करती है कि अगर कोई देश समुद्र किनारे है तो उस समुद्र का कितना पानी यूज कर सकता है, या कितनी दूरी तक वो समुद्र को अपना सकता है, संपूर्ण अधिकार जता सकता है, और कितनी दूर तक रिसर्च वगैरह कर सकता है। ये सब ये निर्धारित करती है कानून संधि अनक्लोज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि। सो दोस्तों इससे पहले कि मैं ये सब बताऊं, आपको बता दें जो एक समुद्री दूरी जो होती है, जो नॉटिकल मील होता है। तो दोस्तों जो समुद्री दूरी जो होती है उसे हम किसमें, नॉटिकल मील में मापते हैं। तो एक नॉटिकल मील जो होता है वो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना होता है, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर हम इसे फिट में देखें तो ये 6080 फिट के बराबर होता है। क्योंकि दोस्तों मैं अपने फिट इसलिए लिखवाया है क्योंकि कई बार ये पूछ लिया गया है कि एक नॉटिकल मील कितने फिट के बराबर होता है, तो ये 6080 फिट के बराबर होता है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं जो भारत का जल क्षेत्र है कहाँ तक है, या किसी भी देश का जो समुद्र का जो जल क्षेत्र होता है वो कहाँ तक होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। सो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारा जो भारत है वो कुछ इस टाइप से है, कुछ एक्चुअली एकदम बिल्कुल सीधा तो है नहीं, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा है, इस टाइप से है। तो जो देश इस टाइप के होते हैं तो उन पे क्या करते हैं, एक बेस लाइन बना लेते हैं, बिल्कुल काल्पनिक रेखा एकदम सीधी काल्पनिक रेखा बना लेते हैं, जैसे इस टाइप से मैंने बना दी है पूरी एक ऐसे काल्पनिक रेखा बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, जिसे हम बेस लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, मान लीजिएगा हमारा ये देश है, इस टाइप से ये हमारा देश है। तो ये क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं ज़्यादा है, कहीं आगे बढ़ा हुआ है, कहीं पीछे हटा हुआ है, तो इसको एक जैसा बनाने के लिए हम एक इस टाइप से एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं। मान लेते हैं ये जो संस्था है इस टाइप से एक रेखा मान लेती है, काल्पनिक रेखा, और बिल्कुल इसको स्ट्रेट लाइन की तरह बना देती है। तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं बेस लाइन। क्या कहते हैं, बेस लाइन या आधार रेखा इसे कहते हैं। ठीक है, इसे बेस लाइन या आधार रेखा कहते हैं। फिर इससे लगभग इस साइड में 12 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल मील तक, यहाँ पे ये जो दूरी है वो कितनी है, 12 नॉटिकल मील तक जो होता है, ये जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है हमारा, ये प्रादेशिक समुद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, टेरिटोरियल सी कहलाता है, प्रादेशिक समुद्र कहलाता है। ये कितनी दूरी होती है भाई, बेस लाइन से कितनी दूरी होती है, 12 नॉटिकल मील होती है। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो बेस लाइन है, जो हमारे भारत की बेस लाइन है या किसी भी देश की जो बेस लाइन होती है, उससे कितनी दूरी पर प्रादेशिक लाइन होती है, प्रादेशिक समुद्र की जो दूरी होती है वो कितनी दूरी होती है बेस लाइन से। तो इस टाइप से पूछ लिया जाता है, तो उसका आप आंसर क्या दे सकते हैं भाई, 12 नॉटिकल मील। ऐसे ही दोस्तों इस पे क्या होता है, ये जो 12 नॉटिकल मील तक जो हिस्सा होता है, जैसे भारत का 12 नॉटिकल मील तक जो हिस्सा है, या किसी भी देश का जो 12 नॉटिकल मील तक जो हिस्सा होता है, दूरी होती है,
इसमें उस देश का पूरा अधिकार होता है, संपूर्ण अधिकार होता है। इसमें चाहे मछली पालन करो या साफ सफाई करो, चाहे रिसर्च करो, जो चाहे वो कर सकते हो, पूरा अधिकार होता है उस देश का। तो इस पे पूरा अधिकार है हमारे भारत का 12 नॉटिकल मील तक। या किसी भी देश के किनारे अगर समुद्र है तो उस पर 12 नॉटिकल मील तक क्या है भी उसका अधिकार होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। फिर जो बेस लाइन है, बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील, कितने भी 24 नॉटिकल मील तक एक लाइन और होती है। और फिर यहाँ से यहाँ तक के जो हिस्से को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। क्या कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र। इसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं, इसे इंग्लिश में कॉन्टिग्यूअस जोन भी कहते हैं। तो ये कहाँ तक होती है भी, ये होती है 24 मील तक, 24 नॉटिकल मील तक होती है। ऐसे ही एक और होती है इस टाइप से, ये होती है लगभग 200 नॉटिकल मील तक। ये क्या होती है, 200 नॉटिकल मील तक होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं EEZ। क्या कहते हैं, EEZ, EEZ कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं भी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये जो जोन होती है, ये जो जोन होती है हमारी संलग्न रेखा से, जो संलग्न क्षेत्र है वहाँ से EEZ तक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक जो हमारा हिस्सा होता है, इसमें आप केवल रिसर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप इस मैप को भी देख सकते हैं, जैसे आप इस मैप को भी देख सकते हैं। तो ये जो मैप है, तो आप देख रहे हैं ये थोड़ा इस टाइप से है, इस टाइप से है हमारा देश। तो इसमें एक काल्पनिक रेखा इस टाइप से बेस लाइन बना ली है, इस टाइप से एक बेस लाइन बना दी है, तो इसे हम बेस लाइन कहेंगे। फिर इससे इस साइड में 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक क्या होता है भी, प्रादेशिक समुद्र होता है। और इस पे हमारे भारत का पूरा अधिकार है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। चाहे मछली पालन करें या कुछ भी जो चाहें वो हम कर सकते हैं, संपूर्ण अधिकार होता है। इसके साथ ही बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक, बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक जो होता है, वो हिस्सा जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भी, संलग्न क्षेत्र कहते हैं। जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर बाहर का कोई जहाज आता है तो हम उस पर राजस्व लगा सकते हैं, सीमा शुल्क लगा सकते हैं, या साफ सफाई हम उस हिस्से की कर सकते हैं। अगर कोई जहाज आता है तो हम उस पर सीमा शुल्क भी लगा सकते हैं। तो ये संलग्न क्षेत्र में कर सकते हैं। और फिर 200 नॉटिकल मील तक जो हिस्सा होता है बेस लाइन से, वो क्या होता है, EEG, एक्सक्लूसिव, क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस जोन में हम कोई रिसर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, या कोई नया द्वीप बना सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे जो खनिज होते हैं उनको निकाल सकते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह ये हम निकाल सकते हैं। खनिज यहाँ से मतलब 200 नॉटिकल मील तक हम खनिज निकाल सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और नया द्वीप भी बना सकते हैं। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि इससे आगे का हिस्सा क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे आगे का जो हिस्सा होता है 200 नॉटिकल मील से आगे का, इसे हम कहते हैं हाई सी। क्या कहते हैं, हाई सी, उच्च सागर। इस पे सभी देशों का अधिकार होता है, सभी देशों का समान अधिकार होता है। 200 नॉटिकल मील से ऊपर जो हिस्सा होता है उस पर सभी देशों का अधिकार होता है। इधर सभी देशों का समान अधिकार होता है 200 नॉटिकल मील से आगे। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। अब मैं एक बार आपको सारा लिखा हुआ दिखा देता हूँ जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। देखिए आधार जो बेस लाइन है, बेस लाइन से प्रादेशिक समुद्र तक की जो दूरी होती है वो 12 नॉटिकल मील होती है। और आधार रेखा से जो बेस लाइन है वहाँ से संलग्न क्षेत्र जो होता है वो 24 नॉटिकल मील होता है। साथ ही आधार रेखा से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी हम कहते हैं, वो क्या है, 200 नॉटिकल मील है। क्या है भी, 200 नॉटिकल मील है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया प्रादेशिक समुद्र जो होता है उस पर हमारा पूरा अधिकार होता है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। जो संलग्न क्षेत्र होता है वो क्या होता है, 24 नॉटिकल मील तक होता है। उस पर हम सीमा शुल्क लगा सकते हैं, अगर बाहर का कोई जहाज आता है, राजस्व अधिकार रखते हैं, और साफ सफाई भी हम करा सकते हैं। और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक जो होता है वहाँ पर हम खनिज निकाल सकते हैं, नया द्वीप बना सकते हैं, या फिर अनुसंधान भी कर सकते हैं, रिसर्च हम कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों
आपने सुना होगा 7 सिस्टर्स, पूर्व उत्तर के साथ जो राज्य होते हैं वो एक साथ जो एक दूसरे से सटे हुए हैं उनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं उसका भी रीजन है, उसका भी एक रीजन है। 7 सिस्टर्स क्यों कहते हैं उसका भी एक रीजन है। पहले तो मैं बता दूं, ये जो 7 सिस्टर नाम जो रखा है वो किसने रखा है, नाम ज्योति प्रसाद सैकिया ने रखा है। ज्योति प्रसाद सैकिया जो है उन्होंने ही पहले इन देशों को क्या कहा भी, 7 सिस्टर्स कहा था, 7 बहनें कहा था। अब मैं बता दूं आपको इसकी समानता क्या है, ये क्यों कहा गया इन्हें 7 बहनें क्यों कहा गया। तो दोस्तों यहाँ पर सभी देशों में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और जनजाति भी लगभग एक जैसी पाई जाती हैं। तो सभी प्रदेशों में क्या होता है भी, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और जनजाति भी पाई जाती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जो असम राज्य है उससे बाकी के 6 राज्य, ये वाले जो 6 राज्य हैं ये क्या है, सीमा बनाते हैं असम से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय जो है असम से सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम मैप में देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं भाई, मैप में ये पूरा देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारा जो ये वाला हिस्सा है, कौन सा, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये क्या कहलाता है, 7 सिस्टर्स कहलाता है। ये 7 सिस्टर्स कहलाता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये हमारा असम है, ये हमारा क्या है, असम से हमारा क्या है भाई, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और फिर मिजोरम, मणिपुर, ये सब सीमा बना रहे हैं। ये सब क्या करना है भाई, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये हमारा त्रिपुरा रहा, त्रिपुरा, मेघालय और फिर असम से तो सीमा बना ही रहे हैं। तो इस वजह से इन्हें क्या कहा भाई, इन्हें 7 सिस्टर्स कहा गया। किसने कहा था, ज्योति प्रसाद सैकिया जी ने इसे कहा था। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और ये क्यों कहलाते हैं, तो ये पहाड़ी पाई जाती हैं, जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। सो दोस्तों अब आप सोचते होंगे कि भाई ये बहनें तो कहा जाता है तो कोई ना कोई भाई भी होगा। जी हाँ बिल्कुल, इनका जो भाई कहा जाता है वो किसे कहा जाता है भाई, सिक्किम को इनका भाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिक्किम को इनका भाई कहा जाता है। इन 7 सिस्टर्स का भाई किसे कहा जाता है, सिक्किम को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं क्लास को। आप चाहें तो इससे इस टाइप से लिखा हुआ देख सकते हैं, मैंने सारा आपको लिख के रखा हुआ है। ठीक है, ये ब्रॉदर हमारा कौन हो गया भाई, सिक्किम हो गया। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं जो हमारे देश के टॉप, जो जनसंख्या में टॉप राज्य हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिनमें है, उन राज्यों को हम देखने वाले हैं। सो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है हमारे देश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। फिर उससे कम दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल और 5वें पे आंध्र प्रदेश। सो दोस्तों ये राज्य हैं, ये क्या है, राज्य हैं। अभी हम जो यूटी हैं उनके बारे में अलग से बात करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पे आता है। उसके बाद दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या सिक्किम में पाई जाती है और उसके बाद मिजोरम में। तो न्यूनतम जनसंख्या में पहले नंबर पे क्या हो गया अभी, सिक्किम हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यूटी, जो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जनसंख्या में सर्वाधिक, वो है दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा यूटी है जहां पर हमारे पूरे देश में केंद्र शासित प्रदेश अगर देखा जाए तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो ये 1 नंबर पे आ जाता है और दूसरे नंबर पे हमारा चंडीगढ़ आ जाता है। अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाला जो है यूटी देखें तो वो क्या है अभी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ऐसा यूटी है जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। सो दोस्तों अभी तो हमने जनसंख्या वाले राज्य देख लिए, सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़े राज्य हैं वो देखने वाले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में भी ये सब दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने देखा था सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे थी भी, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या थी हमारे इस उत्तर प्रदेश में थी। और जो यूटी था सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला वो दिल्ली था, वो क्या था, दिल्ली था। ठीक है, और सबसे कम जो जनसंख्या थी वो हमारी सिक्किम में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी सबसे कम जनसंख्या, वो सिक्किम में पाई गई थी। और उसके बाद दोस्तों सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या पाई गई थी। ठीक है, और यूटी जो सबसे कम जनसंख्या वाला था वो क्या था भाई, लक्षद्वीप। क्या था भाई, लक्षद्वीप। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं
अब हम सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले राज्यों की बात करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य जो है तो वो आप देख सकते हैं, ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आप कह सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे जो राज्य आता है वो आता है राजस्थान। और अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए तो वो आता है भाई महाराष्ट्र। कौन सा आता है भाई? दूसरे नंबर पे जो आता है वो क्या आता है भाई? हमारा, सॉरी, दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो क्या आ जाता है भाई? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं ये हमारा मध्य प्रदेश आ जाता है। जनसे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे हमारा क्या आ जाता है? मध्य प्रदेश आ जाता है। तो दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश हो गया। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो हमारा क्या आता है भाई? महाराष्ट्र आ जाता है तीसरे नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से। फिर चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा उत्तर प्रदेश। क्या आ जाता है भाई? उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आ जाता है। और जो पाँचवें नंबर पे आता है वो आता है गुजरात। जो पाँचवें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है गुजरात। क्या है भाई? गुजरात है पाँचवें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, पहला राजस्थान, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और फिर गुजरात आ गया। ठीक है, अब हम न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य देखने वाले हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं? न्यूनतम क्षेत्रफल जिसका है वो राज्य हम देखने वाले हैं। सो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल कम है, सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो हमारे गोवा का है। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए न्यूनतम क्षेत्रफल वो है गोवा का। तो पहले नंबर पे कौन आ जाएगा भाई? गोवा। और दूसरे नंबर पे सिक्किम। दूसरे नंबर पे सिक्किम आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यूटी हम देख लेते हैं। आप क्या देख लेते हैं भाई? यूटी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो यूटी है वो कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो यूटी है वो है हमारा, दिल्ली भी नहीं है, हमारा है लद्दाख। क्या है भाई? लद्दाख। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है? लद्दाख है। क्या है भाई? लद्दाख पहले नंबर पे आता है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो हमारा यूटी है, न्यूनतम क्षेत्रफल, ये तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला हो गया लद्दाख, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो होता है वो है लक्षद्वीप। क्या है भाई? लक्षद्वीप न्यूनतम क्षेत्रफल वाला हमारा यूटी है। क्या है भाई? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला यूटी क्या है? हमारा लक्षद्वीप है। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा यूटी लक्षद्वीप। ठीक है, अब दोस्तों ये जितना भी मैंने आपको बताया ये मैं छोटा सा आपको लिख के एक साथ दिखा देता हूँ। ये रहा आपके सामने भाई। तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वाले राज्य जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा हैं और न्यूनतम वाले, और फिर जनसंख्या में यूटी वाले, यूटी देख लिए हैं, और न्यूनतम जनसंख्या जो यूटी में है वो लक्षद्वीप है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य जो हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात हैं। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला गोवा है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो यूटी है वो लद्दाख है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला यूटी हमारा कौन सा है भाई? लक्षद्वीप है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ विवादित क्षेत्र, जो हमारे देश और दूसरे देश के साथ जो विवादित क्षेत्र हैं, या जो हमारे देश में ही जो विवादित क्षेत्र हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो दोस्तों पहले नंबर पे आता है चिकन नेक, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। ये कितनी लंबाई है इसकी? इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है भाई? 17 किलोमीटर होती है। कितनी है भाई? 17 किलोमीटर है। कहीं कहीं 27 भी लिखा होता है, लेकिन 17 सही है बिल्कुल। तो 17 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और ये पश्चिम बंगाल में क्या है? एक रास्ता है। ये पश्चिम बंगाल का क्या है? एक रास्ता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ता है। ये पूर्वी भारत को क्या करता है? पश्चिमी भारत से जोड़ता है। आपने देखा होगा भारत का हमारे जो मैप है कुछ इस टाइप से है ना। तो यहाँ पे ये है रास्ता है। ये रास्ता कहाँ पे पाया जाता है? यहाँ पे ये रास्ता पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में ये रास्ता पाया जाता है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं कि अभी जो हमारा दूसरे नंबर पे आता है 3 बीघा कॉरिडोर। काफ़ी फेमस है 3 बीघा कॉरिडोर, आपने सुना भी होगा इसका नाम। 3 बीघा कॉरिडोर है वो किस किस के बीच है? तो ये है भाई भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद। ये जो 3 बीघा कॉरिडोर वाला विवाद है ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। किस किस के बीच है भाई? भारत और बांग्लादेश के बीच है। और ये वर्ष 2011 में क्या हुआ था? जो भारत है, भारत ने 3 बीघा जो जमीन है बांग्लादेश को 99 वर्षों के लिए लीज पर दे दी थी। क्या किया था भाई? 99 वर्षों के लिए 2011 में लीज पर दे दी गई थी। तो इसी पर विवाद चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो ये तो हो गई ये बात। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, जैसे 3 बीघा कॉरिडोर आ गया
तो इसमें भारत और कौन से देश के साथ ये विवाद है, इस टाइप से आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं सर क्रीक गुजरात। जो सर क्रीक है ये विवाद किस किस के बीच है, तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। और जो भाई इस सर क्रीक है ना, तो यहाँ पे एक सीरी मछली पाई जाती है, सीरी नाम की, तो उसी के नाम पर ये क्या किया गया भाई, इसका नाम रखा गया है सर क्रीक। और दोस्तों मैं बता दूं ये क्या है, 96 किलोमीटर की है। ये 96 किलोमीटर की एक पट्टी है। क्या भाई, 96 किलोमीटर की एक पट्टी है जिसे हम सर क्रीक कहते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के बीच इस पर विवाद चल रहा है। सो दोस्तों अब इससे आगे हम देखते हैं काला पानी विवाद। कौन सा भाई, काला पानी विवाद। ये भी काफ़ी फेमस है। ये भारत और नेपाल के बीच है। ये भारत और नेपाल के बीच पाया जाता है। ये जो विवाद चल रहा है ये भारत और नेपाल के बीच है। भारत कहता है हमारा हिस्सा, नेपाल कहता है हमारा हिस्सा, और ये उत्तराखंड में पाया जाता है भाई। कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। अब डोकलाम, अब भाई क्या है, डोकलाम पठार विवाद। डोकलाम पठार विवाद ये किसके बीच है भी, भारत, चीन और भूटान के बीच है डोकलाम पठार विवाद। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भी, एक समुद्री मील के बराबर है। तो एक समुद्री मील, अभी मैंने आपको बताया एक जो नॉटिकल मील जो होता है, एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। और मैंने आपको फिट में भी बताया था, तो कितने फिट है, 6080, 6080 फिट के बराबर है। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर पूर्व की 7 सिस्टर्स के अंतर्गत कौन से राज्य शामिल नहीं है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश तो आता है, अरुणाचल प्रदेश तो आता है। कौन कौन सा आता है भाई, अरुणाचल प्रदेश तो आता ही आता है। सो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, आप यहाँ पश्चिम बंगाल की जगह कर सकते हैं मणिपुर। पश्चिम बंगाल की जगह आप क्या कर सकते हैं, मणिपुर कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की जगह मणिपुर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको पता है 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर भी आ जाता है, मिजोरम भी आ जाता है, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये क्या होते हैं भाई, 7 सिस्टर्स में आ जाते हैं। क्या आते हैं भाई, 7 सिस्टर्स में आ जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है भाई, 3 बीघा कॉरिडोर वाला। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश के बीच विवाद है। तो 3 बीघा कॉरिडोर किस देश के साथ विवाद है हमारा, भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो दोस्तों अभी जो मैंने पढ़ाया आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर आप दे पाएंगे। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से ही कहीं ना कहीं पूछा है। तो यहाँ एक्चुअली क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखना भूल गए हैं, तो आप लिख सकते हैं भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो क्या है भाई, गोवा है। क्या है भाई, गोवा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, काला पानी विवाद भारत और किस देश के बीच है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है काला पानी जो पाया जाता है वो उत्तराखंड में पाया जाता है, और ये भारत और नेपाल के साथ विवाद है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू।